मतलब दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपका टर्की में एग्जिस्ट करता है, जिसकी प्राइसिंग इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा, मैं जैसे बता रहा हूँ कोई व्हाट डू यू बहुत मीन बाय प्राइसिंग प्राइसिंग इंडेक्स? इंडेक्स का ज़रा मतलब ये इसको है कि कॉमन लैंग्वेज में। कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ कि जो वहाँ की जो ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस कंसीडर की जाती है। कि जिस तरह से इवन मैं पाकिस्तान की जो है यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, उसकी प्राइसिंग जो है, जो उनकी ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें हमारी जो चंद एक टॉप नॉच जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसको अफोर्ड करने के लिए जब वो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो स्टूडेंट जो यहाँ पर महरूमी का शिकार है, जो नहीं कर सकता, वो टर्की जाके जो है उन तमाम की तमाम एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है अच्छे तरीके से। और ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। अच्छा रज़ा साहब, हमने देखा है कि पाकिस्तानी नौजवान ख़ास तौर पे इस तरह के मौजूदा हालात में वो एक एंजाइटी का शिकार है, उसको समझ नहीं आती है कि वो क्या करे, कहाँ जाए। तो आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज हमें इस तरह से क्या बता सकती हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए या पाकिस्तान से बाहर जाकर कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं? इस सिलसिले में देखा जाए तो ये बात दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान के जो भी हालात हैं, वो इकनॉमिकली हम हालात कहें या पॉलिटिकली हालात कहें, वो काफ़ी जो हद तक के जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हिस्टोरिकल होते हैं। और पाकिस्तान के बुरे हालात हैं इस जी, वक्त। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा भी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो स्टूडेंट कंसल्टेंसी है। इसमें हम स्टूडेंट को इमिग्रेट कर सकता है। उसके पास डिफरेंट वो प्लेटफॉर्म्स कहाँ मौजूद जा हैं। सकता है तो स्टूडेंट? अगर हम बात करें, अभी हमारे पास 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर प्रोग्राम है वो इटली की स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और सेकंड प्रोग्राम जो है हमारे पास टर्की का है प्रोग्राम। अच्छा। टर्की की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले टर्की जो है वहाँ की एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। प्लस टर्की की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब की सब एफिलेटेड हैं यूरोप के हिसाब से। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि टर्की की इकनॉमी जो इनकी जो एजुकेशन सिस्टम की जो प्राइसिंग इंडेक्स है, यानी कि जो उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है। तो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जी हम टर्की के लिए जो है, हमारे वो स्टूडेंट्स जो कहीं यूरोप साइड पे नहीं जा सकते, वहाँ पर पैसा उनको अच्छा खासा दरकार होता है, तो वो टर्की के साइड पे जा सकते हैं। सो और टर्की के अंदर जो हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम बेसिकली, उसकी डिटेल्स बताइए। उसमें डिटेल में ये है कि हम जो है वो एसोसिएट प्रोग्राम, जैसे पाकिस्तान में पुराने ज़माने में बीकॉम होता था, वो 2 साल का बीकॉम है, उसको एसोसिएट प्रोग्राम कहते हैं एक्चुअली बाहर की लैंग्वेज में। तो एसोसिएट प्रोग्राम जो हमारे पास मौजूद है, जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट रहेगा। तो एसोसिएट प्रोग्राम्स हैं, बैचलर प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम है और पीएचडी लेवल तक के प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम में देखा जाए, आप किसी भी प्रोग्राम की किसी भी डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, मिसाल के तौर पे सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, आप आईटी की तरफ जाते हैं, आप डाटा साइंस की तरफ जाते हैं, आप एविएशन मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, आप रेल सिस्टम की तरफ जाते हैं। मतलब दुनिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपका टर्की में एग्जिस्ट करता है, जिसकी प्राइसिंग इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा, मैं जैसे बता रहा हूँ कोई व्हाट डू बहुत यू मीन बाय प्राइसिंग प्राइसिंग इंडेक्स? इंडेक्स का ज़रा मतलब ये इसको है कि कॉमन लैंग्वेज में। कॉमन लैंग्वेज में बात करूँ कि जो वहाँ की जो ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस कंसीडर की जाती है। कि जिस तरह से इवन मैं पाकिस्तान की जो है यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, उसकी प्राइसिंग जो है, जो उनकी ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें हमारी जो चंद एक टॉप नॉच जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसको अफोर्ड करने के लिए जब वो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो स्टूडेंट जो यहाँ पर महरूमी का शिकार है, जो नहीं कर सकता, वो टर्की जाके जो है उन तमाम की तमाम एजुकेशन को कंप्लीट कर सकता है अच्छे तरीके से। और ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। हम एक केस के तौर पे बात करते हैं। पाकिस्तान का मोस्ट कॉमन नौजवान जो है इस वक्त, या तो उसने बीकॉम किया हुआ है या वो बीकॉम कर रहा है या बीए कर रहा है या बीए किया हुआ है। एक जनरल तो ऐसा ही है इस वक्त, और वो कोई जॉब कर रहा है, साथ में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे बच्चे के लिए जिसकी उम्र 20 साल, 23 साल, 22 साल के बीच में, और एक ग्रेजुएट प्रोग्राम भी उसने कंप्लीट नहीं किया, या चलें कर भी लिया, बीकॉम या बीए किया, तो उस तरह के एक स्टूडेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जैसे कि आप टर्की में बता रहे हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए है कुछ? बिल्कुल है, वहाँ पर जाके वो बीबीए अपना कर सकता है, वहाँ पर जाके वो एमबीए अपना स्टार्टअप कर सकता है। एमबीए के डिफरेंट डिसिप्लिन्स में इसको अपने को कर सकता है। इवन सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ कि अगर एक बच्चे ने यहाँ पर डीई किया हुआ है, जो कि हमारे यहाँ काफ़ी हद तक के जो है वो इकोनॉमिकली बात करूँ, वो डीएई, डीएई जो डिप्लोमा ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एसोसिएट है। इंजीनियरिंग। जी, तो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग है, वो भी वहाँ पर जा सकता है। और वहाँ जाके सिविल इंजीनियरिंग का, जो पाकिस्तान में देखा जाए एक एक्सपेंसिव
जो है वो कोर्स है वो वहाँ पर जाके अच्छे तरीके से सस्ते उसमें कर सकता है। फिर वहाँ का जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को पढ़ा रहे हैं जो उनके पास एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो टर्की का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ जो कि बहुत पुराना कन्वेंशनल स्टाइल का है, वो वहाँ पर कर सकता है। डाटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ वो कर सकता है। रेल में मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से बात करूँ कि उनके पास रेल सिस्टम भी बहुत बड़ा मौजूद है, जो क्योंकि अल्टीमेटली टर्की ये कोशिश कर रहा है, काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है कि वो शेंगेन कंट्री का पार्ट बन जाए, जो कि अभी तक तो नहीं है। वैसे यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है, वो शेंगेन कंट्री का पार्ट नहीं है। तो कहने का मकसद है कि अगर मैं एक डेवलप कंट्री की बात करूँ तो टर्की में वो डेवलप कंट्री है जहाँ पर आपको सारी आसाइश मिलेंगी विद इकोनॉमिकली, विद नॉमिनल प्राइसिंग में। तो टर्की इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मैं कह सकता हूँ। और इसमें तमाम की तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो टर्की जाने के लिए, टर्की में स्टूडेंट के तौर पे जाने के लिए उसको कितना फाइनेंस अपनी जेब से वो देना पड़ेगा और कितना गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, क्या प्रोग्राम ऑफर है? देखिए, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है वो तो स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोग्राम है, उसमें कोई चीज़ चेंजेस नहीं होती हैंगी। टर्की जाने के लिए जो बेसिकली है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, लेकिन मैं आपको उसको एक जस्ट इंडिकेशन कह सकता हूँ कि अगर उसके पास 2 से 3 लाख रुपए मौजूद हैं तो वो टर्की के लिए जा सकता है, वो 2 से 3 लाख रुपए अगर उसके पास मौजूद हैं और वो बीकॉम या बीए किया हुआ है तो वो यहाँ से टर्की मूव हो सकता है एज ए बिल्कुल मूव हो स्टूडेंट? सकता है, एज ए स्टूडेंट मूव हो सकता है और फिर वहाँ पर जाके वो काम भी कर सकता है। अब काम ज़ाहिर बात है वो फुल टाइम जॉब नहीं करेगा, एज बीइंग अ स्टूडेंट उसको जो है जो अलाउ होगा वो अलाउ होता है एज अ टेम्परेरी वर्क ना। तो उसकी कितना बेसिस टाइम पे उसको काम के लिए अलाउ 20 होगा घंटे और वो कितना यूजुअली जो पढ़ने है, के लिए? लेकिन यूजुअली जो एज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बात करूँ 20 घंटे की जो है वो आपको स्पेस मिलती है वीक में। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं तो इसको किसी और अंदाज में कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जी हमारा अगर स्टूडेंट जो यहाँ पर कुछ कर रहा है और उसमें उसमें करंट मौजूद है, वो जाके ऑनलाइन काम करे, तो ऑनलाइन के लिए तो फिर आपके पास किसी किस्म की जोग्राफिकली जो है वो बाउंड्रीज़ की कैद ही नहीं है ना, फिर तो आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर कराची का एक लड़का काम कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में और वो यहाँ पर 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा है, जैसे ही वो अपनी आईडी क्रिएट करता है तो उसकी पाकिस्तान की आईडी क्रिएट होती है। लेकिन अगर वही बच्चा वहाँ पर जाके अपनी आईडी क्रिएट करेगा तो वो टर्की की होगी, तो एक यूरोप स्टैंडर्ड में हो जाएगा। तो उसका जो अर्निंग पॉइंट है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो डॉलर का अमाउंट है जो बाहर के लोग उसको दे रहेंगे और जो यहाँ के जो लोग उसको वहाँ पर देंगे उसका चेंज हो जाएगा। प्लस वो मार्केट भी बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरी मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूरोप से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो लोग, उनको क्योंकि टर्की की अपनी प्रोडक्ट जो है, मैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ बात करूँ, वो भी वहाँ पर बहुत यूरोप स्टैंडर्ड पे बहुत जाती है। तो उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी इकॉनमी है हमारी इकॉनमी के हिसाब से देखा जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको उनको ये एक्सरसाइज कर सकते हैं सारे के सारे स्टूडेंट। मतलब क्योंकि डी वाला जो जो स्टूडेंट है ये सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ लोअर कैटेगरी का है पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए, जिसको यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है। क्योंकि वो जो बच्चा जब वो करके डी से करके डिप्लोमा करके बाहर निकलता है तो उसको कोई कोई खातिर ख्वाह देखता नहीं आएगा, तो वो एनएडी में अल्टीमेटली जा नहीं सकता या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकता इंजीनियरिंग में। तो अगर उसको जाना है और वो पढ़ने का सलाहियत रखता है, लेकिन हमारा हमारा जो मुल्क में जो है इस तरह का निज़ाम नहीं है कि उसको सपोर्ट कर सके, तो वो वहाँ पर जा सकता है। ये तो बात हो गई रज़ा साहब आपने टर्की का मुझे बताया। अब ये बच्चा टर्की जाएगा किस तरह? सबसे पहले कहाँ जाएगा? इंटरनेट पे क्या रिसर्च करेगा या किसी कंसल्टेंट को अपने तौर पे हायर करेगा? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो पहले जो ग्राउंड वर्क है वो जो है वो अपना इंटरनेट से उसको कर ले ले। उसके बाद से जो है वो मिसाल के तौर पे हमको अप्रोच कर सकता है। हम उसको ये हेल्प करेंगे कि जी फ्रॉम स्क्रैच से, मिसाल के तौर पे कि एडमिशन लेने से लेकर जो प्री एनरोलमेंट सिलसिला है वहाँ से लेकर जो इसका एडमिशन है, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करके फिर वीज़ा प्रोसेसिंग को कंप्लीट करके जितनी भी कंप्लाइंस रिक्वायर्ड है, जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, वो फ्रॉम स्टार्ट टू मतलब स्क्रैच टू एंड जो है वो हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक? कि आज मैं अगर इस चीज़ को इनरोल करने के सब अंडरस्टैंडिंग कर लेता हूँ और समझ लेता हूँ और मैं रेडी हूँ कि अब मैं मूव कर सकता हूँ, तो देखिए, सितंबर का कितना इसमें? इंटेक है, मैं सितंबर का इंटेक जो है वो अभी ओपन है। और सितंबर का इंटेक की जो यूजुअली बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइंस हैं वो अप्रैल 15 की, कुछ 25 की, कुछ 20 तारीख की इनकी डेडलाइन है। तो इसमें अगर हम एडमिशन की बात करें तो हमें एडमिशन लाने में हार्डली जो है वो 10 से 15 दिन लगेंगे कि हम किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन जो है वो लेके आ सकते हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान में जैसे ये है कि जी अगर किसी ऐसे बच्चे को जो डी किया हुआ या इंटर किया हुआ और उसकी परसेंटेज कम है
मिसाल के तौर पे अंडर 50% है, तो वो परसेंटेज वहाँ के हिसाब से एक्सेप्टेबल है, और वहाँ पर वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान टर्की की मिसाल के तौर पे मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की बात करूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी कंसिडर होती है, वहाँ पर भी उसका एडमिशन हो सकता है। कितनी परसेंटेज पे हो जाएगा मिनिमम? देखिए, परसेंटेज का वहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि वहाँ का निज़ाम जो है डिफरेंट निज़ाम है। वो निज़ाम वो है जो कि यूएस को भी एक्सेप्ट करता है। ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग में जो है वो टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं, तो अगर अंडर 50% है तो उसका एडमिशन वहाँ पर हो सकता है। ऑलराइट, टर्की में वो चला जाता है, इसके अलावा हम इसमें ज़ाहिर है कुछ फ़ीस लगेगी, कुछ बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगेंगे, तो इसमें सारा उसकी दिमाग में कितना अमाउंट होना चाहिए कि उसके पास इतने पैसे हों तो इस बारे में सोचे भी? देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हो गई हैं कि जिस पे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, यानी कि जो जहाज़ का किराया है, उस पे तो टिकट, हमारा कंट्रोल ही नहीं है। जैसे टिकट है ना, वो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। वो एक फ़िक्स कॉस्ट तो है लाइक। वो बिल्कुल, हाँ ना, कि वो तो किसी ने, फिर प्लस ये होता है कि जी आप कौन-सी फ़्लाइट ले रहे हैं, किस जो है टाइमिंग पे जा रहे हैं। तो अगर आप जो है एक फ़्लाइट, मिसाल के तौर पे मैं आज सितंबर की फ़्लाइट बुक करूँ, तो हो सकता है वो मुझे बहुत ज़्यादा सस्ती पड़े, और मैं अगर अगस्त के एंड पे बुक करूँ तो मुझे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो अगर आप प्लानिंग से चलते हैं, तो आप, मैं ये समझता हूँ कि एक इंजीनियरिंग लेवल का जो बच्चा है, उसको मेरे ख्याल में आई थिंक 3 से 4 लाख रुपए लगेगा हार्डली। एज ए स्टूडेंट वो यहाँ से वह टर्की में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके बिल्कुल, पढ़ाई शुरू कर देगा, बिल्कुल ले और वो सकता फिर है। जब पढ़ाई शुरू करेगा तो बाकी जो उसकी फ़ीस वगैरह है वो कितनी होगी, और यूनिवर्सिटी में कैसे वो? देखिए, फ़ीस जो है वो स्टार्टिंग होती है $300 से स्टार्ट होती है, साल की फ़ीस में बात कर रहा हूँ। तो $300 का मैं ये अगर कोई सब्सिडाइज प्रोग्राम है या ये है सब्सिडाइज़ नहीं ही है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का उनका स्ट्रक्चर ही है यही ही है, इतना? ठीक है ना। प्लस वो ये है कि जो और वहाँ पर जो एक और अच्छी चीज़ जो है, वरना अदरवाइज़ दुनिया के बाकी कंट्री में चले जाऊँ मैं आपको यूके की एग्जांपल दूँ, यूएस की एग्जांपल दूँ, कनाडा की दूँ, जब इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है तो वो उससे नोट लेते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। यहाँ टर्की में जो है वो पैसा नहीं कमाते हैं, उससे भी वही पैसा लेते हैं जो लोकल से लेते हैं। तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा अपने तमाम के तमाम जो है नाजरीन को, कि अगर टर्की जा रहे हैं तो वो वहाँ की लैंग्वेज ज़रूर सीखें, टर्किश सीखें। उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो उनके प्रोग्राम की कॉस्ट उनको जो है वो कम पड़ेगी, और फिर जब वो अपनी तालीम कंप्लीट करते हैं और वो चाहते हैं कि जी वो वहीं पर अपनी ज़िंदगी बसर करें, तो अल्टीमेटली उनको लोकल लैंग्वेज आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चैलेंज आपको मिलेगा यूरोप में भी, कि अगर आप यूरोप के किसी, जिस मिसाल के तौर पे जैसे हम लोग इटली का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इटली में भी आपको जो है वो अल्टीमेटली लैंग्वेज को कंप्लीट करना है। प्लस इसमें एक साथ चीज़ मैं कंप्लीट ये कर दूं, कि जब आप लैंग्वेज और आपने तालीम कर ली और आपने अपनी जो है वो डिग्री पे कंप्लीट करने के बाद से आप जॉब कर रहे हैं, अब जॉब करने के बाद से आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं, तो दुनिया का लॉ ये कहता है कि जब आप अप्लाई करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी पासपोर्ट के लिए, तो वो कहते हैं कि आपको लोकल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। उसके एक स्टैंडर्ड डिफाइंड है, वो उस स्टैंडर्ड तक के आपको लैंग्वेज। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी सूरत, अगर हम वहाँ पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम कर भी रहे हैं, तो हमें लैंग्वेज उसको ज़रूर आनी चाहिए। अगर हमें पासपोर्ट चाहिए, वो टर्की का हो, वो यूरोप के किसी कंट्री का हो, या इवन कनाडा का हो, लेकिन कनाडा में जो है बेसिक इंग्लिश रिक्वायरमेंट है स्पीकिंग कंट्री, तो ये लैंग्वेज। बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आपको लैंग्वेज जो है ना वो, और लैंग्वेज का वहाँ पर बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो वहाँ पर सिखाया जाता है, जिससे टॉमर का एक एग्ज़ाम कहलाता है। उसके लेवल्स दिए और डिफाइन किए हुए हैं, वो 6 लेवल हैं, वो 6 लेवल आप उसको कर सकते हैं। बेसिक से स्टार्ट होता है, एडवांस डिग्री तक वो गया उसको था। यहाँ से करके जाना होगा? नहीं, उसको वहीं पे करेगा, वहीं वो पे करना वहीं पे होगा? कर सकता है। अच्छा, टर्की का तो आपने ऑप्शन बताया, इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन जो इससे भी सस्ता और आसान हो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो। अगेन हम उस तनाजुर में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी नौजवान जो एक कॉमन नौजवान है जिसकी उम्र 22-23 साल है और उसको कोई जॉब भी नहीं है, उसकी कोई ख़ास तालीम भी नहीं है, बीकॉम बीए है, ना उसने कोई अच्छी डिग्री कर सकता है, ना की हुई है, तो उस तनाजुर में हम देखना चाहते हैं। देखिए, इसमें अगर मैं ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो हमारे जो इमीडिएट रीजन में जो कनेक्टेड है वो जो है मिडल ईस्ट कनेक्टेड है। तो मिडल ईस्ट में अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो बहुत एक्सपेंसिव पढ़ाई है। तो मिडल ईस्ट से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, तो आपको जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंट्री जो मिलता है, वो आपको टर्की मिलता है, इकोनॉमिकली पढ़ाई के व्हाट हिसाब से अबाउट होता इटली? है। इटली इटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना, बट उसमें प्राइसिंग इंडेक्स थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है, यानी कि ट्यूशन टर्की से फीस। ज़्यादा एक्सपेंसिव है? जी, टर्की से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसकी वजह एक तो ये है कि ज़ाहिर बात है वो यूरोप में आप आ जाते हैं, प्लस इसकी वीज़ा कॉस्ट, इसकी बहुत छोटी सी बात है, वीज़ा कॉस्ट ज़्यादा है। प्लस एक और बात है कि जी जब आप ट्रैवलिंग करेंगे, जो आप टिकट लेंगे वो ज़्यादा दूर है यहाँ से, तो उसको आपको कॉस्ट पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट जो है ना, इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आपको मैं कॉस्ट की अगर बात करूँ, इटली में आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 5 लाख रुपए का आपका जो है टोटल एक्सपेंस पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली
ये 5 का नहीं पड़ता अगर ये जिस तरह से हमारे हालात जो चेंज होते चले जा रहे हैं और यूरो जो है फॉरेक्स जी, फ्लक्चुएशन। जी, बिल्कुल जो हमारा जिस तरह से करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होती जा रही है, उसकी वजह से भी प्राइस जो है ना वो चेंज होती जा रही है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इसमें कंज़र्वेटिव हूँ और थोड़ा-सा रिज़र्वेशन अपनी जो है वो रख रहा हूँ कि जी मैं पाकिस्तानी पैसे में जो है वो प्राइस बताने में, क्योंकि उसमें कल को जो है मुझे ही ये कोट किया जाएगा कि आपने 5 बताए। क्योंकि आज मिसाल के तौर पे डेली बेसिस पे जो है प्राइस जो है वो चेंज हो रही है फॉरेन करेंसी की, इसकी वजह से ये काफ़ी हद तक चैलेंज आ रहेगा। लेकिन मैं मोटा-मोटा बात करूँ 5 लाख रुपए तक के जो है वो इटली आराम से बंदा जा सकता हैगा। ओके, मैं अपने ऊपर इसको लेता हूँ कि आपने मुझे बताया कि भाई आप टर्की चले जाएँ। मेरे सारे सर्कमस्टेंसेस मैंने सेट किए और अप्लाई कर दिया और मैं चला गया, टर्की चला गया मैं। अब मैंने वहाँ पे डिग्री स्टार्ट कर दी, मैं कुछ इधर-उधर से कमा भी रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, गुज़ारा मेरा हो रहा है। अब मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली, मिसाल है मैंने कोई मैनेजमेंट साइंस की कोई सी भी डिग्री कर ली। अब मैं क्या करूँगा वहाँ पे? अब क्या मुझे पाकिस्तान वापस आना होगा या वहाँ मुझे एक परमानेंट रेज़िडेंसी प्रोग्राम में मैं इनरोल हो जाऊँगा? किस तरह से मेरी लाइफ़ वहाँ देखें फ्यूचर आप वहीं अब मैं देखूँगा क्योंकि अब मैं यहाँ नहीं आना चाहता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। देखिए आप जब जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप वहाँ पर रह रहे हैं तो आपकी नेटवर्किंग आप अपनी स्टार्ट कर देंगे। जब नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे तो पढ़ाई के बाद से आपको ये अलाउ होगा कि वहाँ पर आप 1 साल के लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ कि जब बच्चा फाइनल ईयर में मौजूद होता है तो वो अपनी कनेक्टिविटी बिल्ड अप कर लेता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पर वो 2 साल से अगर रह रहा है, मैं बात कर रहा हूँ मास्टर्स प्रोग्राम की। बैचलर प्रोग्राम वाला 4 साल रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो उसके लैंग्वेज पे भी उसका बुरा है, तो उसको जॉब मिलने के लिए कोई परेशानी नहीं होती है। उसको जब जॉब मिल गई तो इसका मतलब है कि आपके लिए आप एक ऐसी ट्रेन में सफ़र कर गए जो आपको जो है अल्टीमेटली पासपोर्ट की डेस्टिनेशन पे लेके जाने के लिए तैयार है। हाँ, आपको कंसिडरेशन ये है कि जी आपको तमाम की तमाम कंप्लायंस को पूरा करना पड़ेगा। बस उस कंप्लायंस को पूरा करेंगे। हर कंट्री का अपना एक कानून है इस सिटीज़नशिप का और परमानेंट रेज़िडेंसी का। उस तरह से वहाँ का भी कानून है। टर्की का जो कानून है तकरीबन समवेयर अराउंड 7 से 8 साल लगता है आपको परमानेंट रेज़िडेंसी से कन्वर्ट हो जाए। वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी का डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो टेम्परेरी रेजिडेंसी 1 साल की भी होती है, 2 साल की भी होती है, 3 साल की भी होती है। बट इन अ लॉन्ग रन आपको 7 साल मिनिमम स्पेंड करने पड़ते हैं, तब आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई इस कर 7 सकते हैं। सालों में स्टूडेंट प्रोग्राम से लेकर शामिल है या नहीं, स्टूडेंट डिग्री के बाद? मैं पोस्ट स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ कि पोस्ट स्टडी की बात कर रहा हूँ। पोस्ट स्टडी के बाद से आपने वहाँ पर 7 साल गुज़ारे हों, किसी जॉब करके, किसी क्राइम में आप इन्वॉल्व नहीं हो, आपने कोई फ्रॉड एक्टिविटी नहीं की हुई हो, तो आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल सकता है। ऑलराइट, इट ये तो हमने बात कर ली स्टूडेंट की। इसके अलावा जो इमिग्रेशन का भी एक रास्ता है। जी, अभी टर्की की स्पेसिफ़िकली बात करूँ, टर्की ने तकरीबन अभी तो 6 महीना हो गया, 6 महीने पहले तक के इनकी $2.5 की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। $2.5 की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो वो आपको पासपोर्ट जो है वो 3 से 6 महीने के अंदर आपको मिल सकता था। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा मौजूद है और वो वहाँ पर फाइनेंशियल करता है। अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ के जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो हाउसिंग स्कीम है, वो हाउसिंग स्कीम हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ या अपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फाइनेंस की स्कीम देंगी। उसकी तहत की अगर मैं बात करूँ और वहाँ पर जो रिटर्न है, रिटर्न इन टर्म ऑफ मैं रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, वो भी आराम से 10-12% का आपको कॉस्ट मिल ऑफ जाता है। लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी वहाँ पर चेंज हुई है, जो जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात हैं, उसी तरह से वहाँ पर ये, क्योंकि ये पॉलिटिकली इशू है जिसकी वजह से, अदरवाइज़ वहाँ पर कोई और इशू नहीं है। ये पॉलिटिकली, क्योंकि टर्की का 2023 में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है और वो अल्टीमेटली एक ओपन ट्रेड करने के लिए तैयार रहेगा, जिसको अल्टीमेटली यूरोप नहीं चाहेगा कि वो ओपन ट्रेड करे। क्योंकि जितनी भी ट्रेड्स आ रही है ख़ास तौर पे यूरोप में आ रही है, तो वो लैंड कराते हैं इटली में, टर्की में कराते हैं और वहाँ से बगैर टैक्स दिए हुए और बगैर उसके एक खास मैकेनिज्म है उसके तहत वो लेके जाते हैं। तो वो नहीं चाहते कि जी वो इस जो कॉन्ट्रैक्ट से जो है वो बाहर आए। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर आ जाता है फिर तो टर्की बहुत ज़्यादा बूम कर जाएगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी बूम कर जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है पिछले 1 साल के अंदर उस वहाँ की भी अच्छी खासी तब्दीली आई है, बहुत बड़ी जो है वो गैप आया। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग में चेंजेस आई है, गवर्नमेंट ने 100% सपोर्ट किया है। बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, 2019-2020 में वहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो मिनिमम प्राइस इंडेक्स था, जिस तरह हमारे यहाँ, मैं सिंध की बात करूँ, तकरीबन 17,500-18 हज़ार रुपये जो है एक मिनिमम वेज कंसिडर होती है एक मज़दूर की, वहाँ पर जो थी वो तकरीबन 1800 लेरा थी, जो कि अब
कन्वर्ट होके 8,400 लिरा पे चली गई। तो उन्होंने बिग जी, डिफरेंस। जब उन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ किया है तो साथ साथ उन्होंने वेजेस को भी इंक्रीज़ किया है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यहाँ इस पे तरह तो से ऐसा ऐसा नहीं नहीं है। हुआ बस। तो इसलिए वो है कि अल्टीमेटली वहाँ पर सपोर्टिव निज़ाम बहुत बड़ा है, मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा सिस्टम है। लेकिन ज़ाहिर बात है आप गवर्नमेंट इसमें जाएंगे, क्योंकि दुनिया में एक्चुअली जितना भी हेल्थ सिस्टम होता है वो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है। पाकिस्तान में भी यह है कि गवर्नमेंट कंट्रोल है, लेकिन वो कंट्रोल पॉइंट नहीं है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है। पाकिस्तान तो एक्सेप्शनल केस है ना। हुँ, उसको कंपेयर यकीनन बिल्कुल नहीं ऐसे कर ही है, सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब सेकंड अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, मैं इटली की, अब थोड़ा-सा इसको मैं बताता हूँ। इटली में जो 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 निज़ाम है, वो इटली में एजुकेशन सिस्टम सिर्फ़ एक जो है इनटेक होता है, सितंबर का इनटेक स्टार्ट होता है। साल में एक ही बार। साल में एक ही दफ़ा होता है, सेकंड टाइम नहीं होता। जो अभी सितंबर का इनटेक आ रहा है, अगर इसमें स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया तो वो उनको एक साल जो है वेट दोबारा करना वेट होगा। करना पड़ेगा। इसका जो मेजर जो इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसको 3 हिस्सों में हम लोग यूजुअली इसको डिवाइड करते हैं। एक सबसे पहले प्री एनरोलमेंट का सिस्टम होता है कि प्री एनरोलमेंट आपको करानी होती है या रजिस्ट्रेशन करनी होती है। जब आपके इटली एजुकेशन सिस्टम में आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो फिर उसके बाद से आप अपना एडमिशन अप्लाई करते हैं। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी की सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हम अप्लाई करते हैं। डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट लोकेशंस पे वो एग्जिस्ट करती हैं, बड़े शहर भी हैं, छोटे शहर भी हैं। उसमें हम अप्लाई करते हैं, एडमिशन आ जाता है, रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई, आपका एडमिशन आ गया। फिर हम चले जाते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। वीज़ा प्रोसेसिंग की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें 2 रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट की, जो आपको सब्सटेंशिएट करना पड़ता है कि जब आप इटली में जाएंगे तो आप वहाँ पर स्लिप नहीं होंगे, और आप अपना जो एजुकेशन जो कर रहे हैं उसमें आपको अपना खर्चा बर्दाश्त करने के लिए कुछ आपके पास पैसे होने चाहिए। तो वो आपको चाहिए होती है। जो पहले, अभी मैं 6 महीना पुरानी बात करूँ, तो तकरीबन 2 मिलियन की जो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि 2 मिलियन की, अब वो थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज़ हो गई है बिकॉज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। वो तकरीबन 2.5 मिलियन पे चली गई। तो तकरीबन मैं कह सकता हूँ 25 लाख रुपए का आपको, 20 से 25 लाख रुपए की आपको बैंक स्टेटमेंट अपनी सब्सटेंस शो करनी पड़ती है 6 महीने की। वो आप अपने ब्लड रिलेशन में फादर मदर सिबलिंग्स की आप उनको दे सकते हैं, कजन्स में भी दे सकते हैं, मतलब मिसाल के तो, लेकिन ब्लड आपको वहाँ पर सब्सटेंशिएट करना ज़रूरी है कि जी आपको ये प्रूव करेंगे। आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि जी मेरे ये कज़न या मेरे ये अंकल है। वो अंकल का रिलेशनशिप जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे, आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट कंसिडर नहीं होगी, और आपके वीज़े रिजेक्शन होने के चांसेस हाई हो जाते ज़्यादा। हैं। एक ये डॉक्यूमेंट है। सेकंड डॉक्यूमेंट जो होता है वो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, यानी कि जिसके भी आप बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं, यानी कि वो स्पॉन्सर है आपका, वो आपके वालिद हो सकते हैं, वो आपका भाई हो सकता है, उनका टैक्स रिटर्न होना ज़रूरी है, यानी कि वो लीगली तौर पे जो है टैक्स पाकिस्तान पेयर हो। में टैक्स पेयर हो और काम करता और हो, वो आपको सपोर्ट कर रहा हो। तो वो 2 साल का रिटर्न आपको ही चाहिए। तो ये 2 डॉक्यूमेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंसिडर करते हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। बाकी जो इसमें रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम जो है वो 60% की, जो यूजुअली कंसल्टेंट बोलते हैं। लेकिन मेरा अपना एक स्टूडेंट है, लास्ट ईयर वो 52% वाला गया आएगा। तो एज सच कोई इसमें जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी आप जो हैं वो 60, क्योंकि जिस प्रोग्राम में हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज़ तो यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट मौजूद हैगी। तो जिस इसमें हम कर रहे हैं उसमें हम किसी को भी लेते हैं, लेकिन हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम मिनिमम 60% वाले को जो है वो अपने पास ऑन बोर्ड करें। ओके, इटली में हम आ गए, इटली में हमने डिग्री कर ली। अगेन हम बात करेंगे कि फ्यूचर क्या है तो अब। इटली का सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है, वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इटली में 1 साल का तो आपको इमीडिएटली जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम कंप्लीट करें या आप मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट करें, आपको 1 साल का जो है वो PSW मिलेगा। PSW का मतलब होता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। वो वीज़ा है जो आपको अलाउ करता है कि आप 1 साल वहाँ पर रुक सकते हैं और जॉब तलाश कर सकते हैं। जिस तरह से अभी जो है दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें, कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना सर्च वीज़ा जो है, जॉब सर्च वीज़ा इशू किया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह के आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको वीज़ा जो है वो PSW होता है, तो वो आपको सपोर्ट करता है कि आपने ये इसी निज़ाम से पढ़े हुए हैं, तो आप जॉब तलाश करें। तो मैं ये कंसिडर करता हूँ जिस बच्चे ने जो है वो 4 साल वहाँ पढ़ा हुआ है या 2 साल पढ़ा हुआ है, वो अल्टीमेटली वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के जोग्राफिया, वहाँ के नॉर्म्स समझ चुका होता है, तो उसको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इटली की इकॉनमी बहुत बड़ी इकॉनमी है। इटली में ऐसा कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा बड़ा ब्रांड हो जो इटली से लॉन्च ना होता हो ना। तो इटली एक बहुत बड़ा, जिसे कहे हाउस ऑफ ब्रांड्स हाउस है। ऑफ ब्रांड है ना इसके। तो फैशन इंडस्ट्री की बात करूँ तो फैशन इंडस्ट्री वहाँ पे बैठा है। इसके अलावा भी मैं बात करूँ, अभी वो एविएशन में अपने को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके आ गए हैं, और इटली जो है, इटली का जो है वो है। बाकी मैं बात करूँ, आपने पिज़्ज़ा का आपने नाम सुना होगा, हम्म। कॉफ़ी का आपने नाम सुना होगा। हमारी जो फरारी गाड़ी है, ये जिस जगह से बिलोंग करती है उसका नाम है बिलोंग, वो एक सिटी है, बिलोंग से करती है। वो भी बड़े, ये कॉफ़ी का बहुत बड़ा जो है स्ट्रक्चर। चीज़ की मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री उनके पास बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है,
जिस पे वो उनका कर रहा है, जोग्राफी भी। तो मैं अगर यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, यूरोप के ये टियर 1 कंट्री में इसको शुमार किया जाता इटली है, को। इटली को शुमार किया जाता है। तो अगर मैं सबसे बड़ा कंट्री बात करूँ यूरोप का, वो आपका जर्मनी आएगा, जो कि एक्चुअली इकॉनमी को ड्राइव कर रहा है पूरे के पूरे जो इसकी जो शेंगेन कंट्री की। तो शेंगेन कंट्री की में जो टियर 1 में आता है, वो इटली भी टियर 1 में आता है। ऑलराइट, इटली और टर्की पाकिस्तानी नौजवान के लिए उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बात हमने अंडरस्टैंड की। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं यूके की तरफ। यूके में भी ऐसा कुछ है, पाकिस्तानी वहाँ बहुत हैं। बहुत है। और यूके यूके तो में स्टूडेंट के लिए क्या अप्रोच है, क्या राइट वे है कि वो जाए और किस तरह से उसमें देखिए, यूके की जो बेसिकली जो इकॉनमी है, वो अभी काफ़ी हद तक के कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। करंटली? जी, करंटली वहाँ पर इन्फ्लेशन जो है ना, मैं तो उसको इस नज़रिए से देखता हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरा अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा है। तो मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह से इन्फ्लेशन शूट की हुई है, यूके में भी इन्फ्लेशन इसी तरह से बिल्कुल शूट की है। बस ये है कि जी वो बड़ा इकॉनमी उनका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, कल्चर तो है। इसलिए वो अपने को सस्टेन किए हुए हैं। अदरवाइज़ उनकी इकॉनमी अभी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। मैं यूजुअली लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा यूके के लिए कि यूके के लिए वो जाएँ, क्योंकि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस बात को कंटिन्यू करते हैं कि यूके के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। यूके में भी हमारे पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यूके सर वो बच्चा जा सकता है जो एक्चुअली जिसके पास पैसा हो, क्योंकि वहाँ की मिनिमम पढ़ाई भी, अगर मैं बैचलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, फाउंडेशन प्रोग्राम भी वहाँ से जो यूजुअली, क्योंकि यूके के जो तालीमी निज़ाम है वो एक्चुअली कमर्शियल निज़ाम है वहाँ पर, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से बेतहाशा पैसा जो है उसके जो अर्न करते हैं। तो वो निज़ाम वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट फाउंडेशन प्रोग्राम से जा सकता है। फाउंडेशन प्रोग्राम का मतलब ये है कि अगर यूनिवर्सिटी में 60% मांगी हुई है या 65% मांगी हुई है और स्टूडेंट के पास 60-65% नहीं है, तो आपको 1 साल का फाउंडेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा वहाँ पर, जिसकी डिफिशिएंसी कवर करना जो पड़ेगा। डेफिशिएंसी जो उसको कवर करना पड़ेगा, जिसकी मिनिमम जो है वैल्यूएशन जो है वो 13,000 पाउंड या 13,000 यूरो के लगभग आ जाती है, जो उसकी वेरी 1 हाई। साल की वेरी हाई। तो अगर आपके पास पैसा है और आप ये समझते हैं कि जी आपके पास 40-50 लाख रुपए हैं, 20-30 लाख रुपए हैं, तो फिर आप वहाँ के लिए जो है वो अपने को मूव बना सकते हैं। अगर गो बियॉन्ड द डेफिशिएंसी, अगर हमारे पास 70% के जो बच्चे हैं, हुँ। तो उनको तो डेफिशिएंसी प्रोग्राम में नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, डेफिशिएंसी प्रोग्राम में नहीं, फिर उनको फाउंडेशन प्रोग्राम नहीं करेंगे, वो डायरेक्टली जो है वो एनरोल करेंगे अपने को बैचलर प्रोग्राम में। तो बैचलर का प्रोग्राम भी वहाँ का है, लेकिन अगर वो वहाँ पर स्कॉलरशिप के चांसेस वहाँ पर भी होते हैं, लेकिन बहुत मिनिमल स्कॉलर, बट कंप्लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे। मिसाल के तौर पे कि अगर आपने एक स्कॉलरशिप ले ली है और आपको वो उन्होंने स्कॉलरशिप दी है, तो स्कॉलरशिप का पैसा जो है वो आपको जो है वो हर मंथ मिलेगा। अब मैं एक चीज़ जो है मैं जो मिस कर गया था इटली के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इटली का दोबारा एक चीज़ इसमें ऐड कर दूँ कि इटली में जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसमें हम स्टेपेंड का भी जो इनके पास ऑप्शन मौजूद है, यानी कि 5,000 से लेकर 7,200 यूरो तक के उसको स्टेपेंड भी मिलेगी किसी भी स्टूडेंट को जो वहाँ पर ऑन एनरोल द हो रहा है, बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ द स्कॉलरशिप। अगर वो क्वालिफाई करता है तो। जी, बिल्कुल क्वालिफ़ाई जो करता है तो उसको जो है वो स्टेपेंड मिलेगी। तो 7,200 का मतलब है 600 यूरो पर मंथ के हिसाब से, और ये एक वन शॉट में उसको मिलेगी जब वो अपना उसका टीआर-वीआर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका तो उसके बाद मसला ही से हल हो जाएगा फिर। फिर तो उसका मेजरली मसला कम होगा, प्लस 20 घंटा वो वहाँ पर काम भी कर सकता है। जब 20 घंटा वो काम करेगा तो तो फाइनेंशियली तो वो वहाँ पर स्टेबिलिटी बेटर आ ऑफ होगा। जाएगी उसके यस, पास। यस, वहाँ पर बेटर ऑफ होगा। तो मेरे हिसाब से अगर एक स्मार्ट बच्चा है और अपने को वहाँ पर सही तरह से इन प्लेस कर सकता है, तो 2,500-3,000 यूरो बनाना उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बीइंग अ स्टूडेंट। बाकी तो फिर वो जब अपनी जो प्रॉपर लाइफ में आएगा, यानी कि जब जॉब लाइफ में आएगा, तो ही कैन मेक गुड मनी ना। अच्छा रज़ा साहब, हमने देखा है इंटरनेट पे और मीडिया पे बहुत सारे लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं कि इतने पैसे दें और इटली चले जाएँ, यूके चले जाएँ, यूएसए चले जाएँ। तो ये इस तरह तो लोग बहुत इससे कंफ्यूज हैं, ये किस तरह ऐसे है, ये फ्रॉड है, इसमें क्या हकीकत है? देखिए, इसमें इसमें फ्रॉड भी है, और इसमें जो एक्चुअली जो हम ख़ास तौर पे जो अभी रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा इसका नॉर्म चला हुआ है कि जी हर आदमी जो है वो आपको जो है वो बाहर भेज रहेगा थ्रू पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट की बात करूँ या मैं बात करूँ उसकी तरह से, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन जो है लोगों के पास है वो बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की अवेयरनेस की कमी है। जी, अवेयरनेस की, तो उसकी जो वो आपको बता रहे हैं 1 डेढ़ मिनट के अंदर, उसमें तो वो आपको एक्चुअली माला पहना के जो है आपको हुँ। अगला पासपोर्ट दिलाने की बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, स्टूडेंट की बात करूँ, पूरी एक पूरी जर्नी होती है। आपको हर चीज़ को जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे तब आपके पास होता है। तो
मैं इस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि अगला बंदा जो है वो नाराज़ हो सकता है इस पे कि जी ऐसा ऐसे कैसे कर रहा है, हमने तो इतनी रिसर्च करने के बाद से ये इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन इसमें कुछ लोग जो हैं वो एक्टर भी हैं जो जो प्ले कर रहे हैं, और फ्रॉड का भी एलिमेंट मौजूद है। मैं इसमें एक ऐसी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरे पास जो है वो एक केस आया, और वो यूएस का केस था कि यूएस का एक प्रोग्राम है, EB2 NIW का प्रोग्राम है। वो केस हम बहुत अच्छे स्टूडेंट तरीके से प्रोग्राम कर है? रहे हैं। नहीं, स्टूडेंट नहीं, ये बेसिकली इमिग्रेशन प्रोग्राम है, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड प्रोग्राम है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इसको लॉन्च किया गया। तो उस सिलसिले में जो है वो टीम को अप्रोच किया एक साहब ने, और उन्होंने कहा कि जी मैं जो हूँ मिलना चाहता हूँ, और फिर वो आके मिले। तो खैर जब हमने उनकी प्रोफाइल देखी, तो प्रोफाइल देख के हमें अंदाज़ा हो गया था कि इनका नहीं हो सकता। तो हमने उनको स्ट्रेट में बोल दिया कि आपका नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, मुझे जो है वो आपके सीईओ साहब से मिलना है, और मुझे वो कैसे कह रहे हैं कि नहीं होता था। खैर हमने उनको जो है दावत दी, दावत दे के वो आए हमारे पास और बैठे, और हमने उनसे पूछा कि जी आप बताइए। तो कहने के जी मुझे जो है वो EB2 में आप करते हैं। हमने कहा जी आपका हमने प्रोफाइल असिस्ट की है, जो रिक्वायरमेंट है उस पर आप फुलफिल नहीं हो रहे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी एक और मार्केट में एक बड़ा नाम है, उनने जो है हमसे तो कहा है कि जी मेरा हो सकता है। तो मैंने कहा सर आप उन्हीं से करवा लें, मैं तो नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि हम अपनी जो जबकि है आपने जब असेस किया था कि वो ज एलिजिबल नहीं था, बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल क्योंकि भी नहीं था। बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि उसको लगेगा, क्योंकि देखिए यूएस कोई मजाक जगह नहीं है कि इतना बड़ा एग्ज़ैक्टली। कंट्री है। तो वो कैसे ऐसे ही एक नॉर्मल से आदमी को जो है, जिसके पास कोई भी प्रोफाइल ना हो, एक बहुत छोटी सी इनकम हो, वो कैसे क्यों कर उठा लेगा। तो जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम में वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल्स की बात हो रही है कि तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल हर किसी में नहीं होती है, वो बहुत ही लिमिट, बहुत ही कम लोग होते हैं, चंद एक लोग होते हैं। एनीवे तो इस तरह के लोग हैं जो कि लोगों की जिसे कहते सो हैं कि समवन एल्स, जो कोई और उसमें ब्रांड था जिसके पास वो गया, वो उसको भेज रहे थे। जी, जी, बिल्कुल बेच रहे हैं। वो उन्होंने बेसिकली उसको एलिजिबल करार दे जी, दिया जी, था। एलिजिबल करार देके उन्होंने उनको जो जो उनका जो अपना प्राइस का जो बताया था, वो भी कोई छोटा-मोटा पैसा नहीं बताया था, वो अच्छा एक बड़ा पैसा बताया था, हैंडसम अमाउंट बताया था, जिसपे उन्होंने कहा था कि जी हम आपसे 3 इंस्टॉलमेंट में जो है वो लेंगे। तो ऐसे मार्केट में बड़े नाम ऐसे मौजूद लोग हैं। ज़्यादा हैं, जी, ऐसी चीज़ें बहुत हैं। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इसमें जो लोग एक्चुअली मरूब होते हैं, लोग, वो सबसे जाके जाके जो मरूब होते हैं ना, वो ऑफ़िस एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं। और ये हमारा फॉर्च्यूनेट है, जब वो ऑफ़िस एनवायरनमेंट में आते हैं और उनको देखते हैं कि जी ये ऑफ़िस इतना इतना अच्छा है, अच्छा इतना बनाया हुआ है, लग्ज़रियस इतना है, अच्छा डेकोर तो किया हुआ हाँ, है। देखो क्या एक्चुअली वो वहीं पे जो है ना, उनका जो है ना पहला जो उनके ऊपर जो निशाना तीर पे जाके लगता है, वो लगता है वहीं पे है। ये तो हो गया सिलसिला कार। कुछ स्टूडेंट जो है वो आते हैं, और आने के बाद से जो है वो कहते हैं कि सर बताएं कॉस्ट कितनी लगेगी। वो कॉस्ट ऐसे पूछते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि हम सब्जी आलू प्याज बेच रहे हैं, कि आप कॉस्ट बताएं क्या होगे। ऐसा जबकि ऐसा जो एक्चुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके ऊपर वो उनका फोकस नहीं है, जो कि नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वो उस पे नहीं है, प्लस इनको ये बात नहीं पता। वो ये समझ रहे हैं कि अगर वो 3 लाख रुपए देते हैं, या 2 लाख रुपए देते हैं, या 10 लाख रुपए देते हैं, तो उनका हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब वो जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी, तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट करता है कि आप एलिजिबल हैं एलिजिबल भी या हैं नहीं है। भी या नहीं। और फिर उसके बाद से आपके केस को डिफाइन करना, और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना और सबमिट करना, वो फिर एक अलग में जो है अच्छा, उसमें बगैर किसी कंसल्टेंट के कोई अपने तौर पे इसको डील कर सकता है? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं उसमें। लेकिन सिर्फ थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि जो कंसल्टेंट होता है, उसका काम ये होता है कि जी वो उस चीज़ को जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो कर रहा होता है। तो फॉलो उसके देता है। पास एक्सपर्टीज़ आ जाती है, प्लस वो नॉलेज होती है कि उसके लिंक्स तो होते हैं, स्किल लिंक्स कॉन्टैक्ट्स होते हैं, होते हैं। कॉन्टैक्ट्स होते हैं। उसकी बेसिस पे एक ज़रूरत है, कोई स्टूडेंट अगर करना चाहे बिल्कुल कर सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो नहीं कर सकता, लेकिन उसका टाइम बहुत लगेगा। अगर उसके पास टाइम है, तो वो अपने अपनी 3 भी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। अच्छा, अगर कोई कंसल्टेंट हमें ये बताता है, किसी को ये बताता है कि भाई आप एलिजिबल हैं, जबकि वो नहीं है, हुँ। तो हम उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि इसने हमें सही कहा है या गलत कहा है? सबसे देखिए, इम्पोर्टेंट स्टूडेंट को तो नहीं कुछ पता ना, मैं स्टूडेंट के तौर पे जा रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो तो मैं इस चीज़ के लिए वेरिफिकेशन जितने का भी कोई मेथड है? जी, मैं देखिए, मैं इसके लिए सबसे पहले तो ये कहता हूँ, जो स्टूडेंट मिसाल के तौर पे मेरे पास आज एक केस आया, वो कहने कि जी मुझे यूएस जाना है। तो हम लोग ने उनसे पूछा कि भाई आपको यूएस जाना है, तो आप बताएँ आप क्यों जाना चाहते हैं यूएस ना? मतलब तो कहने कि जी बस मुझे यूएस जाना है। उनकी परसेंटेज जो थी वो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ परसेंटेज थी, समवेयर अराउंड 57 परसेंटेज थी। तो कैसे बंदा जा सकता है जो पाकिस्तान के निज़ाम के तालीमी निज़ाम में जो इतना वीक निज़ाम है, उसमें उसकी अगर 57 परसेंटेज आ रही है, तो वो यूएस के तालीमी निज़ाम में कैसे फिट इन हो सकता है? लेकिन लोगों ने उसको बोला कि जनाब अली आप फिट इन हो सकते हैं, हम आपका करा देते हैं। तो जो इनिशियल पैसा है वो उससे ले लेंगे, और उसका अल्टीमेटली वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी एलिजिबिलिटी। अच्छा, अब स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा जी क्या है? उसको थोड़ा बहुत ग्राउंड वर्क करना चाहिए। प्लस ये है कि जब वो अब उसके पास इतना पैसा है यूएस जाने के लिए,
क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जब कन्वर्जन की बात करेंगे, आप कहते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो पाकिस्तानी तो $3,000 हो गए ना, तो और तो कुछ भी नहीं बचा, तो $3,000 तो वहाँ पे कोई अच्छा, तो मायने नहीं रखता। कंसल्टेंट्स जो हैं वो उनकी वैलिडेशन कैसे है कि वो रियली एक सही कंसल्टेंट है या वो एक फ्रॉड नहीं है, इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई देखिए, करते हैं? नॉलेज जो है ना वो ऐसी चीज़ है जो कोई किसी को रजिस्ट्रेशन है कंसल्टेंट्स की या कोई प्रोफेशनल फोरम है जिससे पता चलता हो किसी को? अनफॉर्चुनेटली जो है वो इस तरह का कोई नहीं है, एक्सेप्ट कनाडा में जो है कि उन्होंने एक अपना इदारा अपने बॉडी में बनाई हुई है, वो उसको CIC के अंडर में बॉडी है, वो एक है। अदरवाइज वर्ल्ड वाइड कोई सच कोई इस तरह का निज़ाम नहीं है, क्योंकि जो कंसल्टेंसी है वो 2-3 तरह से जो है वो काम कर रही होती है। कुछ कंसल्टेंट ऐसे होते हैं जो बेसिकली लॉयर होते हैं, तो जब लॉ पढ़ते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो लॉ है ना, किसी भी हम इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ से बात करूँ या स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ से बात करूँ या मैं फ्रीलांसर वीज़े के पॉइंट ऑफ से बात करूँ, तो एक्चुअली तो ये लॉ है। उस लॉ को फिर आप जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करके वो यूनिवर्सिटी लेवल पे और डिफरेंट लेवल पे जो है उसको रिवील कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी कंसल्टेंट हैं हम उनको कोई वैलिडेशन कंफर्म करने का तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि उनका तजर्बा ही देखा जा सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनकी वेबसाइट पे या शायद में भी हाँ, आप इनके उनके बिल्कुल सक्सेस रेशियो से हम आइडिया लगा सकते हैं, और ये भी एक जस्ट आइडिया हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान से जाने के जो स्टूडेंट का आपने मुझे बताया, इमिग्रेशन का आपने मुझे बताया, बिज़नेस का कोई तरीका है? बिल्कुल है, बिज़नेस का तरीका इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल है। कनाडा में एक बहुत बड़ा है उसका एक्सपोज़र रहेगा, स्वीडन में बहुत बड़ा एक्सपोज़र मौजूद है, जिसको जो है एक्सरसाइज़ किया जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया में किया जा सबसे सकता है। ईज़ीएस्ट वे कौन-सा है पाकिस्तानियों के लिए, जो कि यूरोप। पाकिस्तान ज़िंदाबाद को जिन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, पाकिस्तान से ज़िंदा भाग, इस वक़्त तो ऐसी कंडीशन है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो पाकिस्तान से जो जो अपॉर्चुनिटी जो है वो कनाडा की भी अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ से बात करूँ, और यूरोप की भी है, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे बताया था, शेंगेन में आपके अच्छे खासे कंट्रीज़ हैं। शॉर्ट में बताइएगा कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है? देखिए, बहुत ही डिफरेंट, मतलब मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत इसका आंसर देना इतना आसान नहीं है। कुछ कंट्री, मिसाल के तौर पे स्वीडन जो है, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, बड़ा रिच कंट्री है, उनको जो जो ज़रूरत है वो आइडिया की ज़रूरत है कि जी आप वहाँ पर लाके उनकी इकॉनमी में एंटरप्रेन्योर्स। क्या रोल प्ले करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं, किस तरह की जगह। कुछ जगह हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कनाडा की बात करूँ, तो कनाडा उसने एक प्राइस बता दिए कि अगर आप $3.5 लाख लेके आते हैं या $5 लाख लेके आते हैं या $1.5 मिलियन लेके आते हैं, तो हम आपको जो है वो एक्सेस देते हैं। एज सच देखा जाए, सिर्फ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी कहीं और जगह पे प्राइसिंग इंडेक्स से नहीं डिफाइन किया हुआ कि क्या है। वो आपका अपना बिजनेस करने का जो आपके पास टोटल कैपिटल है, उसके हिसाब से आपको ड्राइव किया जाता है कि आप उस मुल्क में जाके क्या करना चाहते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ऑलराइट, लास्ट में मुझे एक चीज़ बताइएगा कि कंसल्टेंट इज़ अ रियल कंसल्टेंट, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि हम ये समझ लें, समझ सकें कि वो फ्रॉड नहीं है? बिकॉज़ यहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा है, और कि ओरिजिनल और जेन्युइन देखिए, आपको वर्कर्स का। होमवर्क तो उसमें करना पड़ेगा, इसमें बगैर होमवर्क किए हुए मैं ये समझता कोई हूँ की पॉइंट? कि इसमें की पॉइंट सबसे ये है कि मैं समझता हूँ नॉलेज। एक नॉलेज जो है वो किसी भी कंसल्टेंट की, उसको आप गेज कर सकते हैं कि वो कितना रियल है और कितना अनरियल है। यूजुअली जो कंसल्टेंट होते हैं वो ज़्यादातर बैठ के बातचीत नहीं करते हैं, तो इसमें क्योंकि वो टाइम नहीं देते, क्योंकि उनके पास टाइम का, वो इसलिए नहीं देते क्योंकि ज़ाहिर बात है जब सवालात से सवालात शुरू होंगे तो उनको अल्टीमेटली वो एक्सप्रेस करना होगा, वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। सो तो बेस्ड ऑन द नॉलेज ही हमें ये आइडिया हो बिल्कुल, सकता है, वो भी हमें अपनी इंटेलेक्ट पे डिपेंड करना होगा जी, कि क्या है। बिल्कुल। ठीक है रज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टॉक विद थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग थॉट ऑन टेप, विल मीट यू सून, गुड लक।